अस्सलाम वालेकुम सर। एक सवाल था, आप दीन बात कर रहा हूँ। जी बोलो। सर, ये जो हमने जितनी भी क्लासेस बनाई हैं, ये हाँ। हमने मेन के फंक्शन के बाहर बनाई है, उसके अंदर बनाई है? अच्छा बेटा, ये पहली क्लास का सवाल है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास जो मेरा मेन का फंक्शन है वो भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मेरी क्लास थी प्रोग्राम की, उसको भी यस हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमने बाकी सारी क्लासेस बनाई हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी एक क्लास बनेगी वो दूसरी क्लास के स्कोप, मतलब ये जो पेरेंथीसिस है, उससे बाहर बनेगी। कोई भी ऐसी क्लास नहीं होनी चाहिए जो कि दूसरी क्लास के अंदर हो। ये भी बाहर है दूसरी क्लास से, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, एंड दिस वन टू। ठीक है। सर, मेरे ख्याल में इसी वजह से इनकी टाइप पब्लिक होती है। नहीं, उसको पब्लिक का रीज़न क्या है वो आप बाद में पढ़ोगे इनकैप्सुलेशन के अंदर। तो अभी फ़िलहाल इसको जैसा समझाया जा रहा है वैसे ही समझें। अपनी तरफ से अजम्पशंस जो है ना, वो आपको कंफ्यूजन में डाल देगी। मैं दोबारा म्यूट कर रहा हूँ सबको। ओके, तो हम जो है, यहाँ पे मैं सवाल ये कर रहा था कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट है उसको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी एब्स्ट्रैक्शन बन गई, और ये हमारे पास इनहेरिटेंस बन गई। यहाँ पे हमने चीज़ों को जनरलाइज कर लिया। जनरलाइज कैसे किया कि मेरे पास जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है वो भी लॉग इन कर सकता है और वो भी रजिस्टर कोर्स कर सकता है। इसी तरीके से मेरा डबल ई का जो स्टूडेंट है वो भी मेरे पास लॉग इन कर सकता है और कोर्सेज को रजिस्टर कर सकता है। सेम गोज़ फॉर एवियोनिक्स। अगर मेरे पास एवियोनिक्स का स्टूडेंट है तो वो भी लॉग इन कर सकता है और रजिस्टर कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनके पास कोई भी मेथड यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? ये बात समझ में आ गई सबको? एब्स्ट्रैक्शन हमने कहाँ पे अप्लाई की है? एब्स्ट्रैक्शन हमने इन तीनों के ऊपर अप्लाई की, तो हमें एक हमारी क्लास बन गई स्टूडेंट की। और स्पेशलाइजेशन कहाँ पे होगी, अभी हम स्पेशलाइजेशन को देखेंगे। इनहेरिटेंस हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, स्पेशलाइजेशन चीज़ों को अलग बनाती है। तो वो अभी हम देखेंगे कि स्पेशलाइजेशन कहाँ पे अप्लाई होगी। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद आपके पास क्या है, आपकी फैकल्टी जो है वो अटेंडेंस लगा सकती है और असाइनमेंट को क्रिएट कर सकती है। तो हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि थ्योरी टीचर और लैब टीचर दोनों के पास ये मेथड लिखें। आपके पास इससे आसान तरीका कोई है? अटेंडेंस लगाने का काम और जो है असाइनमेंट अपलोड, असाइनमेंट क्रिएट करने का काम, वो थ्योरी टीचर भी करता है, आपका लैब का टीचर भी करता है। तो इसका कोई आसान तरीका है? एग्जैक्टली exactly। आप कहाँ पे ये सारा काम करोगे? जिस तरीके से आपने लॉगिन में किया था उसी तरीके से आप जो है यहाँ पे पब्लिक वॉइड क्रिएट असाइनमेंट, और यहाँ पे आप क्या करोगे, पब्लिक वॉइड मार्क अटेंडेंस। जी जी, खाते हैं अटेंडेंस। तो अब ये क्या होगा, इनहेरिट होके इन दोनों के अंदर भी चला जाएगा। तो मैंने इसका स्कोप बहुत बड़ा रखा हुआ है। इसका स्कोप जो है पहले छोटा कर लेते हैं। आपके पास जो है ये स्कोप यहाँ पे आ गया, दूसरा स्कोप यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो चीज़ें स्क्रीन पे फिट हो जाए। सेम गोज़ फॉर ईयर। अगर मैं इसको यहाँ से इनहेरिट करता हूँ जी, और उसमें कोई चीज़ नहीं है, तो मुझे पूरी क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब उसके बाद आगे अपने फीचर्स में देखते हैं। स्टूडेंट क्या कर सकता है, अपनी ग्रेड शीट देख सकता है और अपने असाइनमेंट को अपलोड कर सकता है। तो मेरे पास तीन किस्म के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और एवियोनिक्स। तो यहाँ पे मैं ग्रेड शीट का फंक्शन भी लिखूँ, मेथड भी लिखूँ, और जो है असाइनमेंट अपलोड का मेथड भी लिखूँ, वो दोनों मेथड्स यहाँ पे भी लिखूँ, और वही दोनों मेथड्स यहाँ पे भी लिखूँ। तो इससे बेहतर है कि मैं क्या करूँगा, अपना ये काम स्टूडेंट की क्लास में कर दूंगा। पब्लिक वॉइड
ग्रेड शीट, ये काम यहाँ पे हो गया। पब्लिक वॉइड अपलोड असाइनमेंट, ख़त्म, तमाम। सिर्फ अपलोड लिखते हैं तो इट विल बी मच मोर इजी फॉर अस। जी, यहाँ तक सारा काम हो गया हमारा। ये सारे फीचर्स हमने इंक्लूड कर लिए हमारी क्लासेस के स्ट्रक्चर के अंदर। अभी देखोगे कि हमने कोई ऐसा कोड नहीं लिखा जो कि कोई काम करता हो, यहाँ पे सिर्फ हमने सारा स्ट्रक्चर बनाया है। हमारी क्लासेस का स्ट्रक्चर, हमारे मेथड्स का स्ट्रक्चर, हमारे इनहेरिटेंस का स्ट्रक्चर, हमारे एब्स्ट्रैक्शन का स्ट्रक्चर। हमने अभी तक कोई भी ऐसा फंक्शनल कोड नहीं लिखा जो कि चलता हुआ हो, कुछ काम करता हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्लासेस का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अब जब एक बार स्ट्रक्चर बन जाता है, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और आपकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। अब आपको जो है, आप शुरू में जिस तरीके से सोच रहे थे कि मेरा एलएमएस किस तरीके से बनेगा, अब वो आपको बनाना ज़्यादा आसान हो गया है। डू यू फील सो कि आप लोगों को अब, पहले जब एलएमएस हमने स्टार्ट किया था बनाना तो ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, अब आपको एलएमएस बनाना ज़्यादा आसान लग रहा होगा जब हमारी क्लासेस वगैरह स्ट्रक्चर में आ चुकी हैं, राइट? अच्छा, सैफुद्दीन पूछ रहे हैं कि इन सब में क्लास कौन सी है, तो कौन आंसर करेगा इसको? बेटा एक स्टूडेंट है सैफुद्दीन। अच्छा, मेन क्लास पूछ रहे हो, तो मेन क्लास आपकी हमेशा पहले भी फर्स्ट लेक्चर का पार्ट है, अभी दोबारा बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। आपके पास क्लास का जो प्रोग्राम है वो हमेशा आपके पास मेन क्लास होती है, और उसकी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होती है, मेन के अंदर से। तो मेन के पैरेंथेसिस और क्लास प्रोग्राम के पैरेंथेसिस से बाहर होनी चाहिए ये चीज़। मायरा जमाल बेटा गलत बता रहे हो, आपके पास जो मेन क्लास होती है दैट इज़ योर प्रोग्राम क्लास, और अगर विंडोज़ फॉर्म है तो उसमें विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन 1 की जो क्लास होती है वो मेन होती है। कंसोल के अंदर प्रोग्राम की क्लास होती जो है वो आपकी मेन क्लास होती है। अच्छा, सॉरी फॉर दैट मायरा। ठीक है, यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमारी एक बात आती है जो कि आप लोगों ने हमेशा जहन के अंदर रखनी है। वो क्या चीज़ है कि जब भी आप अपना कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हो या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाते हो जो कि डेटाबेस या फाइलिंग को हैंडल करता हो, फाइलिंग सबने पढ़ी है पीएफ के अंदर। एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो पता होगा ना, फाइलिंग होती क्या है। सैफुद्दीन बेटा इस पे भी नो कह रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी पीएफ अगर वीक है तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अच्छा, हाँ तो दैट्स इट बेटा। फाइलिंग जो होती है वो लास्ट लेक्चर होता है आपके पीएफ के अंदर, तो लास्ट में ही पढ़ाएंगे सर। जी, स्ट्रीम राइटर और स्ट्रीम रीडर के थ्रू जो फाइलिंग होती है उसका कॉन्सेप्ट। चले मैं आपको बता देता हूँ फाइलिंग होती क्या है। कोड हम उसको नहीं करेंगे, हम अभी ऊप पे फोकस करेंगे ना कि पीएफ के ऊपर। तो आपके पास लैब मैनुअल्स हैं, वो आप देख सकते हो कि उसमें किस तरीके से फाइलिंग की जाती है। तो आपकी जो फाइलिंग होती है वो क्या करती है, आपका जितना भी डेटा रैम के अंदर मौजूद होता है, जब भी आपने पीएफ में प्रोग्राम बनाया था वो जब तक चलता था तब तक उसके वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू सेव रहती थी, लेकिन जैसे ही आप उसको क्लोज करते थे तो सारी वैल्यूज़ डिलीट हो जाती थी। उसके बाद जब दोबारा प्रोग्राम चलाते थे तो सबकी वैल्यू क्या होती थी, ज़ीरो होती थी या इनिशियल वैल्यूज़ होती थी। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें वैल्यूज़ को परमानेंटली सेव करवाना होता है तो उसके लिए हम एक फ़ाइल बनाते हैं और उसमें सारा डेटा लिख देते हैं। तो इसको कहते हैं फाइलिंग। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? तो अब मैं क्या बता रहा था, जो मैं चीज़ बता रहा था वो ये था कि आपके पास जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें फाइलिंग या डेटाबेस यूज़ होगा तो आप हमेशा क्या करोगे,
एक नई क्लास बनाओगे उसको हैंडल करने के लिए, फाइलिंग को और डेटाबेस को हैंडल करने के लिए आप हमेशा क्या बनाओगे, एक नई क्लास बनाओगे। तो अभी आप लोग अपने लैब्स के अंदर डेटाबेस क्यूरीज को और डेटाबेस की क्रिएशन और हैंडलिंग को देख रहे हो। सब ने डेटाबेस का रीड राइट फंक्शन देख लिया, क्रड ऑपरेशंस देख लिए सब ने। लैब्स के अंदर सबके क्रड ऑपरेशंस हो चुके हैं, ठीक है। तो बेटा वो क्रड में ही आ जाता है, आबिद आबिदीन अली। तो याद रखें, दोबारा बता रहा हूँ, जब भी फाइलिंग या जब भी डेटाबेस का कोई भी काम होगा तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे, एक नई क्लास बनाएंगे जो कि क्या करेगी, हैंडल करेगी आपके डेटाबेस को। डेटाबेस का सारा जितना भी काम होगा वो कौन हैंडल करेगा, आपका एक नई क्लास करेगी। उस क्लास को हम क्या कहते हैं, डाओ क्लास। डाओ का मतलब डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। इस क्लास का काम क्या होता है, डेटाबेस की या फाइलिंग को हैंडल करना। तो इसको हम नाम क्या देंगे, डाओ। तो डाओ के अंदर अगर हम सपोज करें हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर हम फाइलिंग यूज़ नहीं कर रहे, हम जो है डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डेटाबेस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें क्रड ऑपरेशंस आ जाएंगे। तो हमने क्लास बनाई पब्लिक वॉइड, सॉरी पब्लिक क्लास डाओ। डाओ के अंदर क्रड ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, CRUD। तो पहला होगा पब्लिक वॉइड क्रिएट, पब्लिक वॉइड रीड, पब्लिक वॉइड अपडेट, पब्लिक वॉइड डिलीट। ये डाओ की क्लास क्यों बनाई, डाओ का फुल फॉर्म क्या होता है, उसमें क्रड ऑपरेशंस डाले, क्रड ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें सबको समझ में आ गई। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन, मेरा सवाल ये है कि इसमें जो है, जो डाओ की हमने क्लास बनाई है वो क्यों बनाई है, और ये जो क्रड ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये सबको समझ में आ गया है। डाओ की बेटा फुल फॉर्म होती है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। उसको अभी देखते हैं, अली कमल हाशमी, वेट करो उसके बारे में भी बताता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्चुअल डेटाबेस तो नहीं है, हम एक्चुअली जो है LMS तो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ऊप के रिस्पेक्ट से उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से LMS के स्ट्रक्चर को बनाया जाए बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे एक्चुअल कोड की बजाय हम वो कोड लिखेंगे जो कि सिर्फ स्ट्रक्चर को डिफाइन करता होगा, चीज़ों को बता रहा होगा कि अब इस मेथड के बाद कौन सा नेक्स्ट वाला मेथड कॉल होगा और कौन सी क्लास से कॉल होगा, ठीक है। तो हम ये जो सारे हमने ब्लैंक मेथड लिखे थे, इन सबको हम फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा फैकल्टी का जो लॉगिन का फंक्शन है उसमें मुझे बताएं कि जब भी आप लॉगिन करते हो तो उसमें क्या काम होता है, फ्लो क्या होता है, आपके डेटा का फ्लो क्या होगा, ठीक है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड वो वेरीफाई करता है, और वो वेरीफाई कहाँ से करता है, यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ पे पड़ा होता है, एग्जैक्टली तो जब डेटाबेस को एक्सेस करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमारे डेटाबेस की क्लास का नाम क्या है, डाव, ठीक है। DBO नहीं बेटा, डाव। उसका ऑब्जेक्ट बनाया आपने, कहा न्यू डाव,
व्हाई इज इट बिहेविंग लाइक दिस। अब डाओ के अंदर कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, हमें लॉगिन करना है तो हमें यूज़र और पासवर्ड को रीड करना है, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा। जी क्लास। यहाँ पे सारे कंफ्यूज हो रहे हो। स्ट्रीम रीडर तो फाइल का काम है ना बेटा, हमने उसके लिए तो डाओ की क्लास बना ली। अब डाओ की क्लास के अंदर जो कि हमारी डाओ की यहाँ पे क्लास थी, क्रेड ऑपरेशंस में से कौन सा यूज़ होगा, हमें आईडी और पासवर्ड चेक करना है। तो क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे, अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे। रीड करेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा db.read। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा आईडी पासवर्ड आ जाएगा, फिर उसको हम चेक कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया लॉगिन के अंदर डाओ की क्लास किस तरीके से जो काम करेगी। एक बच्चे ने रिप्लाई किया है, सारे रिप्लाई करो, वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। अली कमल हाशमी, कहाँ पे कंफ्यूजन है। अली कमल हाशमी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शायद आपने मिस कर दिया है। हम यहाँ पे एक्चुअल कोड इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिर्फ क्लासेस के स्ट्रक्चर को और उनके अंदर की जो फंक्शन कॉलिंग है उसको देख रहे हैं। हम एक्चुअल कोड रिपीट नहीं नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ क्लासेस को भी स्ट्रक्चर दे रहे हैं। अगर मैं इसको सारा कोड लिखने बैठ जाऊँ जिसमें इनपुट यूज़र से भी ले लूँ और उसके ऊपर सारे रीड करने के बाद चेक भी लगा दूँ, इफ़ का चेक, तो ये मेरा पूरा एलएमएस बन जाएगा। इतना क्लास में टाइम नहीं होता ना बेटा, वो सारा काम आप लैब में कर रहे होगे। यहाँ पे तो हम एक्चुअली देखते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर को या अपने प्रोग्राम को किस तरीके से क्लासेस के बेसिस के ऊपर स्ट्रक्चर किया जाए। ठीक है, ये जो मैं काम करवा रहा हूँ ये अभी तक आपने लैब में नहीं किया होगा, आपने लैब में सिर्फ CRUD ऑपरेशंस देखे होंगे और विंडोज़ फॉर्म देखा होगा, ऐसा ही है। फजीन जी बेटा, हमारा डेटाबेस जो है वो सारी क्लासेस के लिए होगा। तो अब आप जैसे फैकल्टी की क्लास में अपने डेटाबेस को यूज़ कर रहे हो, इसी तरीके से सारे जो डेटाबेस है वो यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है जी। अदनान रईस, वो बाद में होगा लेकिन वो इतने एक्सटेंसिव लेवल पे नहीं होगा, वो प्रोबेबली एक एग्जांपल या दो एग्जांपल्स के ऊपर होगा। तो यहाँ पे हम थ्योरी को देख रहे हैं, ना कि हमारे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को। तो आप लोगों को चीज़ें समझाने के लिए कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से क्लासेस का बनता है और किस तरीके से चीज़ें कॉल होती हैं, उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैं जो है असाइनमेंट को यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा। क्रिएट कहाँ पे होता है बेटा, असाइनमेंट जब भी क्रिएट होता है वो कहाँ पे क्रिएट होता है, मुझे ये बताएं। डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो हमने कहा डाउ db इज इक्वल्स टू न्यू डाउ। उसके बाद हमने अब कौन सा फंक्शन क्रिएट होगा CRUD ऑपरेशन में से, db डॉट क्रिएट का। ठीक है, इसी तरीके से मार्क अटेंडेंस, अगर हम मार्क मार्क कर रहे हैं तो कहाँ पे जाएगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा मार्क के लिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स अपडेट कह रहे हैं, अपडेट की जगह पे बेटा यहाँ पे एक्चुअली इंसर्ट का मेथड होता है। आज की अटेंडेंस मुझे इंसर्ट करवानी है, ना कि अपडेट करनी है। अपडेट का मतलब कि मैंने गलत अटेंडेंस लगा दी थी तो वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है। तो जब इंसर्ट करते हैं तो उसको भी हम CRUD ऑपरेशंस में क्या कहते हैं, क्रिएट ही कहते हैं। तो यहाँ पे db डॉट
क्रिएट। आबदीन, क्रिएट का दूसरा नाम इंसर्ट होता है। यहाँ पे जो हमने क्रिएट का नाम बनाया है, क्रिएट का फंक्शन बनाया है, उसका दूसरा नाम इंसर्ट होता है। तो इसको यूं कहा जाता है, क्रिएट और इंसर्ट, इस तरीके से कहा जाता है। तो हमने सिर्फ क्रिएट का नाम लिखा है क्योंकि ये ज़्यादा आसान है समझने के लिए, बाय द एक्रोनिम ऑफ CRUD। इसी तरीके से रीड का नाम होता है रीड और सेलेक्ट। क्लियर है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं फैकल्टी की थ्योरी टीचर के ऊपर। क्या इसमें मुझे कोई कोड लिखने की ज़रूरत है? फैज़ान, अगर मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा तो कहाँ लिखूंगा? बेटा समझ नहीं रहे, इसमें कोई फंक्शन ही नहीं है तो मैं कोड किस चीज़ का लिखूंगा? सारी चीज़ें तो इसने इनहेरिट कर ली फैकल्टी से। इसी तरीके से जब लैब टीचर के ऊपर आएगा तो इसमें कोई फंक्शन ही नहीं है, मैं कोड कहाँ लिखूंगा? तो सारी चीज़ें तो ये फैकल्टी से इनहेरिट कर लेता है। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। इसी तरीके से लॉगिन पे आ जाते हैं। लॉगिन के अंदर अली कमल हाशमी जी, अभी तक आबदीन हमारे जो फीचर्स थे LMS के, उसमें ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जिसको इंक्लूड किया जाए। हमारे सारे फंक्शंस को हम पहले बना चुके हैं। हमारा डिज़ाइन जो है क्लासेस का वो स्ट्रक्चर बन चुका है, हमें अब सिर्फ कोड की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं कि किस तरीके से फंक्शन कॉलिंग होगी। एग्जैक्टली exactly, अगर हमें अली कमल हाशमी, अगर हमें कोई एडिशनल चीज़ डालनी होगी तब हम उसको कोड करेंगे। ये चीज़ अभी हम करेंगे किसके अंदर करेंगे? हमारे जो स्टूडेंट्स की क्लास है उसके अंदर हम करेंगे। उसकी जो क्लासेस हैं स्टूडेंट्स की, उसके अंदर हम जाके ये काम करेंगे। ओके, अब स्टूडेंट की बारी आ गई। स्टूडेंट क्या कर सकता है? लॉगिन कर सकता है। तो लॉगिन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डाउ का रीड फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। रजिस्टर कोर्स करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको अब अपडेट का फंक्शन कॉल होगा। नहीं, क्रिएट इंसर्ट हो रहा है तो आपके पास क्या करना पड़ेगा? क्रिएट का फंक्शन कॉल होगा। ग्रेड शीट जब करोगे तो उसमें आपको रीड का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। आपने ग्रेड शीट रीड करनी है, अपलोड करना है तो उसके अंदर इंसर्ट करवा रहे हो तो इंसर्ट के अंदर क्रिएट का फंक्शन कॉल हो जाएगा। क्लियर है? लॉगिन के अंदर रीड का, रजिस्टर करवाना है तो क्रिएट का, क्योंकि नया कोर्स अंदर डलेगा। इसी तरीके से ग्रेड शीट तो रीड करोगे और अपलोड के अंदर क्या करोगे? इंसर्ट करवाओगे, तो इसलिए क्रिएट का फंक्शन। इस स्टूडेंट की क्लास के अंदर ये सारा काम किस तरीके से किया, सबको समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं। अब CS का स्टूडेंट के अंदर मुझे कोई कोड करने की ज़रूरत है? EE के अंदर, एवियनिक्स के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं एडमिन के अंदर। एडमिन क्या कर सकता है? एडमिन हमारा लॉगिन कर सकता है। तो क्या करेंगे? लॉगिन के लिए रीड करेंगे, फैकल्टी को रजिस्टर कर सकता है, मतलब क्रिएट कर सकता है। इसी तरीके से कोर्स को क्रिएट करना है तो यहाँ पे भी क्रिएट, और जब स्टूडेंट को रजिस्टर करना है तब भी यहाँ पे आपके पास क्या होगा? मदद कर क्रिएट। यहाँ तक सबको क्लियर है?
ओके, अब बारी आती है हमारे पास इन सारे फंक्शंस को कॉल किस तरीके से किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम हमारा अब एक इंटरफेस बनाएंगे। इंटरफेस मतलब वो पैनल या वो स्क्रीन जहाँ से यूज़र इन सब फंक्शंस को या इस पूरे प्रोग्राम के साथ इंटरेक्शन कर रहा होगा या इस प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहा होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा जब भी एलएमएस को आप चला वेब एक्सेस करते हो तो सबसे पहले ऑप्शन क्या आ रहा होता है? सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा होता है? एग्जैक्टली exactly. तो हम करेंगे सबसे पहले कंसोल डॉट राइट लाइन डैशबोर्ड। अच्छा, डैशबोर्ड तो नहीं लिखते, दिस इज माय एलएमएस। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक इंटीजर लेंगे ऑप्शन, उसको हम रखेंगे फिलहाल 0। उसके बाद हम करेंगे कंसोल और राइट लाइन लॉग इन एज स्टूडेंट, वन लॉग इन एज फैकल्टी, लॉग इन एज एडमिन। ठीक है, अब फैकल्टी के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस है। तो फैकल्टी हम क्या कर सकते हैं, थ्योरी फैकल्टी, सिंपल रखते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते। आप इसको हैंडल कर सकते हो बाय द बूल फ्लैग। अगर आप फैकल्टी को ऑन रखना चाहें थ्योरी के तो उसको ट्रू रखें, अगर आप ऑफ रखेंगे तो वो लैब का बन जाएगा। हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं, हम ऑप्शन के अंदर ही इसको सेलेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से जब स्टूडेंट आएगा तो स्टूडेंट के अंदर भी आपके पास ऑप्शंस होंगे 3। तो सी एस स्टूडेंट, एवियन डबल ई स्टूडेंट, एवियनिक्स स्टूडेंट। तो ये बन जाएगा 2 3, जब मेरे पास ये बनेगा 3 तो ये 4 5 6। क्लियर है? इसको चला के देख लेते हैं हमारे पास स्क्रीन पर आउटपुट क्या आ रहा है। न्यू शेयर स्क्रीन। जो माइक था मेरा म्यूट था, थैंक्स फॉर लेटिंग मी रिमाइंडेड। आपके पास जो है, अब हम क्या करेंगे। अच्छा सैफुल्ला, अगर आपको यहाँ पे एरर लग रहा है तो आपकी बेटा पीएफ वीक है, पीएफ को स्ट्रॉन्ग करो। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आ रही है आवाज़ सबको? हम यहाँ पे ऑप्शन ले लेंगे, उसके बाद अगर हमारा ऑप्शन जो है ग्रेटर देन 0 होगा एंड लेस देन, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4, तो इसका मतलब हम किसको लॉग इन कर रहे हैं? जी बेटा, अगर 0 से बड़ा है और 4 से कम है तो इसका मतलब हम किसको लॉग इन कर रहे हैं?
स्क्रीन पर ऑप्शंस देखो बेटा, एग्जैक्टली स्टूडेंट को। तो इसको भी हम सिंपल बना लेते हैं। इसको अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो हम यूँ कर लेते हैं कि अगर मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 हो तो कौन सा स्टूडेंट लॉगिन होगा। मेरे पास स्टूडेंट जो है, आपकी मर्जी है, अगर आप स्विच केस यूज़ करना चाहो स्विच केस कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सी एस का, सी एस के स्टूडेंट का, एस टी स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू सी एस, सी एस, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन गया इसका। इसी तरीके से अगर मेरे पास एल्स, इसे जी खत्म करना है, 2 3, अगर मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर 3 है तो यहाँ पे डबल ई का स्टूडेंट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे एवियनिक्स का स्टूडेंट होगा। और इसके अलावा अगर मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 आता है तो कौन सी फैकल्टी बनेगी, हमारे पास थ्योरी फैकल्टी बनेगी, थ्योरी टीचर, थ्योरी टीचर। और इसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 है तो हमारे पास लैब टीचर, लैब लैब टीचर, लैब का टीचर। और फाइनल हमारा ऑप्शन किसका था, हमारा ऑप्शन नंबर 6 दैट इज एडमिन। ये चेक्स किस लिए लगाए, सबको समझ में आ गया। 4 बच्चों ने रिप्लाई किया है, बाकी बच्चे रिप्लाई करो तो हम फिर आगे बढ़ सकें। आप दीन, तो 6 पे एडमिन ही तो हमने बनाया है। अच्छा, इसको एफ कर दो, एफ कर दो, इसको एडमिन कर दो ए। इसको लगाने का मकसद ये है कि जब आप किसी फैज़ान कमल, जब आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की आईडी से लॉगिन करोगे या किसी पर्टिकुलर टीचर की आईडी से लॉगिन करोगे, तो जब लॉगिन करोगे उसके बाद उस क्लास के साथ आपका इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। मतलब उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा अब आप उसके साथ इंटरेक्शन करते हो, उसको यूज़ करते हो। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तब तक आप जो है आगे काम नहीं कर सकते। और हमें पता कैसे चलेगा कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, वो कंडीशन से पता चलता है कि जो मेरा यूज़र है वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा। जब ऑप्शन सेलेक्ट होगा तो हम उस पर्टिकुलर ऑप्शन की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्लियर है यहाँ पे अब, जी क्लास। अच्छा, अब हमारे पास क्या करना है, हमारे पास अब ऑप्शंस प्रिंट होने चाहिए, किसके, स्टूडेंट के ऑप्शंस प्रिंट होने चाहिए। और हमारे पास किसके ऑप्शंस प्रिंट होने चाहिए, फैकल्टी के, और हमारे पास एडमिन के। तो हम मेन के बाहर जो है हमारी प्रोग्राम की क्लास जो है, हमारी जो प्रोग्राम की क्लास है उसमें रहते हुए हम क्या करेंगे, हम 3 फंक्शंस बनाएंगे जो कि स्टूडेंट के ऑप्शंस को प्रिंट करेगी। पब्लिक वॉइड प्रिंट स्टूडेंट ऑप्शंस, या हम इसको ओपी कर लेते हैं, स्टूडेंट हो गया। इसको मेन्यू कर लेते हैं, प्रिंट स्टूडेंट मेन्यू, फैकल्टी मेन्यू, एडमिन मेन्यू। फिर वही ऑप्शन वाला काम हमें वहां पे भी करना पड़ेगा। तो जब स्टूडेंट प्रिंट करता है तो स्टूडेंट के पास क्या आता है, यू आर लॉग्ड इन एज स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट के पास अगर हम क्लास में जाएं तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट के पास? लॉग इन कर सकता है, वो तो हमने करवा लिया। उसके बाद रजिस्टर कोर्स कर सकता है, ग्रेड शीट देख सकता है और अपलोड कर सकता है। तो हम उसको कहेंगे रजिस्टर कोर्स, ग्रेड शीट और अपलोड। अब अगर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 होगा जी, क्या कह रहे हो? यहाँ भी कंडीशन देकर काम करवा लेंगे, देन इसमें सेम ऑल सेक्शंस। अच्छा, यहाँ पे बेटा प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ बनाया हुआ है? ऑब्जेक्ट हमने ऊपर की तरफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमें सारे ऑप्शंस को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है इसको रिटर्न करवाना पड़ेगा। इसको हम एक काम करते हैं, रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न ओपी, इसको हम कहते हैं इंटीजर। के बाद हम कहेंगे इज इक्वल्स टू प्रिंट पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक अगर हम करें पब्लिक स्टैटिक प्रिंट स्टूडेंट मेन्यू, ठीक है। इसी तरीके से जब हमारा स्टूडेंट मेन्यू प्रिंट होगा तो हमारे पास स्टूडेंट मेन्यू, स्टूडेंट मेन्यू। अब फैकल्टी की बारी आ गई तो फैकल्टी का फंक्शन कॉल होगा, फैकल्टी मेन्यू। सेम गोज फॉर फैकल्टी मेन्यू, मेन्यू। इसी तरीके से लास्ट में हमारे पास एडमिन मेन्यू होगा। तो हम सबके मेन्यूज बना लेते हैं, रिटर्न ओपी। तो हमारे पास इसमें जो है हमारा यू आर लॉग्ड इन एज फैकल्टी, फैकल्टी। तो इसमें जो है फैकल्टी क्या कर सकती है? फैकल्टी क्रिएट असाइनमेंट कर सकती है और मार्क अटेंडेंस कर सकती है। तो फैकल्टी के पास दो ऑप्शंस हैं, हम तीसरा ऑप्शन हटा देंगे। पहला जो है मार्क अटेंडेंस, और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? दूसरा ऑप्शन आपके पास है क्रिएट असाइनमेंट। इसी तरीके से एडमिन के ऊपर आ जाते हैं। एडमिन क्या कर सकता है? रजिस्टर फैकल्टी, क्रिएट कोर्स, रजिस्टर स्टूडेंट। तो हम ऊपर जाएंगे, रजिस्टर कोर्स आपके पास आ गया। सबसे पहले हमारे पास क्या था? रजिस्टर फैकल्टी, रजिस्टर कोर्स, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास रजिस्टर स्टूडेंट, रजिस्टर स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे काम करेंगे कि अगर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 कॉल होता है, इफ हमारे पास OP इज इक्वल्स टू 1, तो हम कौन सा कॉल करेंगे? CS का, हमारा जो स्टूडेंट है उसका कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? CST डबल ES